फिर आप लोगों को उससे रोकना चाहिए था। नरेंद्र जी बोले, वो अपने दोस्तों के अलावा किसी की नहीं सुनता। शिव ही उसे डांटकर या धमकाकर रोक पाता है, वरना बाकी तीनों तो उसकी हां में हां मिलाकर साथ देते हैं। वे इतना बोल ही रहे थे कि राजेंद्र महेंद्र के साथ वहां आ गए। सब लोग वहीं खाली सोफे पर बैठ गए। राजेंद्र राघव और पूनम को देखकर असहज महसूस करने लगा और उठने ही वाला था कि रागिनी ने उसका हाथ पकड़कर बैठने का इशारा किया। वंश और विराट भांग के नशे में चूर थे। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर मुस्कुरा रहे थे। नरेंद्र जी ने गुस्से से पूछा, राजेंद्र, विराट और वंश को क्या हुआ है? ये ऐसे क्यों अजीब व्यवहार कर रहे हैं? रागिनी बोली, अरे मैं बताती हूं पापा जी। अथर्व के दोस्तों ने ठंडाई में भांग मिला दी थी। इन दोनों ने वहीं पी ली। अगर हम सबने भी पी होती तो हम भी ऐसे ही हिलते डुलते मिलते। अब आगे? वो हंसते हुए बोली, अगर अब मैं उसके दोस्तों को कुछ कहूंगी तो आप सब और अथर्व मुझे ही सुनाएंगे, इसलिए आप खुद उन्हें समझा दीजिएगा। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी बोले, ठीक है, मैं खुद उन्हें समझा दूंगा। तभी निर्भय, शिव और रिदम नीचे आ गए। नरेंद्र जी ने उनसे कहा, बच्चों, तुम सबने ऐसा क्यों किया? ठंडाई में भांग क्यों मिलाई? इससे बहुत परेशानी खड़ी हो सकती थी। शिव बोला, सॉरी दादाजी, हम बस अथर्व के साथ थोड़ी मस्ती करना चाहते थे। हमें अंदाजा नहीं था कि सबको परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए। तभी निर्भय बोला, लगता है अभी तक नहीं उठा अथर्व, वरना अब तक तो हमारी रेल बना देता। वह हंसते हुए बोला तो सब उसे घूरने लगे। तभी नरेंद्र जी बोले, अथर्व 1.5 घंटे पहले ही घर से बाहर जा चुका है। उनकी बात सुनते ही शिव एकदम से खड़ा हो गया और जोर से बोला, क्या? उसका रिएक्शन देखकर सब लोग चौंक गए। तभी निर्भय ने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बैठा दिया और कहा, अभी सबको क्यों डरा रहा है? वह कल तोहफा देने की बात कर रहा था तो वहीं देने गया है। रिदम भी उसके साथ गया है, इसलिए शांत होकर बैठ जा। तभी राजेंद्र बोले, क्या वह रणबीर राणा से मिलने गया है? निर्भय चौंकते हुए बोला, आपको कैसे पता? शिवांश ने निर्भय की कमर में एक मुक्का जड़ दिया और आंखें दिखाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर डरते हुए उसने नरेंद्र और राघव की तरफ देखा, जो दोनों उसे घूर रहे थे। नरेंद्र जी बोले, शिव, अथर्व को फोन मिलाओ और कहो कि जहां कहीं भी है अभी के अभी घर वापस आए। शिव ने निर्भय को घूरते हुए फोन निकाला और अथर्व को कॉल लगाया। नरेंद्र जी ने कहा, फोन स्पीकर पर डालो। अथर्व ने फोन उठाया और बोला, दादाजी से कहो कि मैं बस 10 मिनट में आ रहा हूं, बाय। सब लोग हैरान होकर शिव को देखने लगे। शिव ने कहा, क्या हुआ आपको? जो भी पूछना है उसी से पूछिएगा, मेरी तरफ मत देखिए। कोई कुछ बोल ही रहा था कि तभी विशाखा जोर से बोली, ओ माय गॉड, आंटी, किंजल भी तो वो भांग वाली ठंडाई पी रही थी। मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे ठंडाई पीते हुए। मीनाक्षी जी परेशान हो गई और बोली, क्या? वो दोपहर से दिखाई भी नहीं दे रही, मैं उसे देखकर आती हूं। वह जल्दी से उसके कमरे की तरफ चली गई। बाकी सब एक दूसरे को चिंता भरी नजरों से देखने लगे। शिव निर्भय से बोला, लगता है कांड हो गया। ये सब तेरी वजह से हुआ। सिर्फ अथर्व को पिला देता वो भांग वाली ठंडाई। ठंडाई पीने की वजह से हमें नींद आ गई और उस राक्षस पर कोई असर ही नहीं हुआ। हमारे सोने का फायदा उठाकर वो भाग गया। सब लोग निर्भय को डांटते हुए देख रहे थे। तभी सबको मीनाक्षी की जोर की चीख और रोने की आवाज सुनाई दी। अब तो निर्भय भी घबरा गया था। सब लोग जल्दी से उनके पास भागे। जब सब किंजल के कमरे के पास पहुंचे तो उन्होंने मीनाक्षी को दरवाजे के बाहर ही मुंह पर हाथ रखे रोते हुए देखा। सब भागकर उनके पास पहुंचे और जब कमरे के अंदर का नजारा देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर किंजल, जो अपनी मां की आवाज सुनकर उठी थी, खुद को चादर से ढक रही थी। उसने जब अपनी साइड में रोहन को देखा तो उसकी चीख मीनाक्षी से भी ज्यादा तेज निकल गई। वह तो अथर्व को सोचकर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, लेकिन अथर्व की जगह रोहन को अपने बिस्तर पर देखकर वह रोने लगी। रोहन भी इतनी आवाज सुनकर उठ गया। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। उसने जब अपनी हालत देखी और फिर अपनी बगल में चादर में लिपटी किंजल को देखा तो वह जल्दी से उठ गया। सामने दरवाजे पर किंजल की मां को देखकर वह जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा। तभी सब लोग वहां पहुंच गए। नरेंद्र जी ने स्थिति को देखते हुए सबको नीचे हॉल में आने के लिए कहा।
कुछ देर बाद सब नीचे खड़े थे। रोहन सबके सामने मुजरिम की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसने जैसे ही कुछ कहना चाहा, नरेंद्र जी ने उसे चुप करवा दिया और कहा, पहले किंजल को आने दो, उसके बाद ही कोई बात होगी। तभी किंजल रोते हुए वहां आकर खड़ी हो गई। जैसे ही वह नीचे आई, मीनाक्षी गुस्से से उसके पास गई और खींचकर उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। वह बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई हमारी इज्जत को इस तरह मिट्टी में मिलाते हुए? महेंद्र जी भी उसे गुस्से से घूर रहे थे। वहीं इन सब से अलग रागिनी के दिमाग में अथर्व को नीचा दिखाने का एक मौका आ गया था। वह मीनाक्षी को रोकते हुए बोली, इन सब में किंजल की कोई गलती नहीं है मीनाक्षी, गलती है तो अथर्व और उसके दोस्तों की। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से रागिनी को देखने लगे। राघव को बहुत गुस्सा आया और वह बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? इन सब में अथर्व कहां से आ गया? रागिनी ने कहा, इन लोगों ने ठंडाई में भांग मिलाई थी। ये बात किंजल नहीं जानती थी। और इस लड़के को जो रणबीर राणा का पोता है घर में कौन लेकर आया? अथर्व। तो देखा जाए तो सारी गलती अथर्व की है। ये लड़का तो अपने बाप और दादा की तरह एकदम घटिया निकला। इसने जरूर ये सब जानबूझकर किया है। रोहन रणबीर राणा का पोता है। यह सुनकर राघव और पूनम हैरान रह गए। वे कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी अनवी, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, गुस्से से रागिनी से बोली, अगर मेरे पापा घटिया हैं तो आप क्या दूध की धुली है? आपको शर्म नहीं आती अथर्व को इस सब में घसीटते हुए? और रही मेरे पापा की बात, वो चाहे जैसे भी हो, पर उन्होंने कभी मुझे या मेरे भाई को गलत नहीं सिखाया। और ना ही मेरा भाई ऐसा है जो लड़कियों के साथ जानबूझकर ऐसा कुछ करे। वो लड़कियों की इज्जत करता है। आप सब इस लड़की से क्यों नहीं पूछते कि ये सब क्या है? रागिनी बोली, अच्छा तो अथर्व की गलती नहीं है, वही तो इसे घर में लाया था, दोस्ती की थी। शायद वो भूल गया है कि सांप को कितना भी दूध पिला दो, एक दिन वो डसेगा ही, और तुम और तुम्हारा भाई वही सांप हो। उसकी बात सुनकर शिव, हर्षित और रोहन तीनों को गुस्सा आ गया। शिव बोला, आंटी जी, यहां सांप कौन है ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं। अनवी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर अथर्व को पता चल गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। तभी विराट, जिसका अब तक नशा उतर चुका था, बोला, क्या कर लेगा वो? मेरी मॉम सही कह रही हैं, ये लड़का ही सांप है। अथर्व ने सारी दुश्मनी भूलकर इसे दोस्ती दी और इसने हमारे ही परिवार की लड़की की इज्जत पर हाथ डाला। इसे हम छोड़ेंगे नहीं। वंश और विराट दोनों रोहन की तरफ बढ़े उसे मारने के लिए। तभी निर्भय और हर्षित रोहन के सामने आकर खड़े हो गए। विराट गुस्से से बोला, हमारे सामने से हट जाओ वरना। तभी अनवी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, सालों पहले आप सबने अथर्व को गलत समझकर उस पर भरोसा नहीं किया था। जिसकी सजा उसे क्या मिली आप सब नहीं जानते, लेकिन मैं अपने भाई पर पूरा भरोसा करती हूं। वो ऐसा कुछ नशे में भी नहीं कर सकता, इसलिए पहले अथर्व को आने दीजिए। लेकिन विराट नहीं माना। उसने अनवी को धक्का दे दिया। भागकर शिव ने उसे पकड़ लिया और जलती हुई निगाहों से विराट को देखते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई अनवी को धक्का देने की? तभी रागिनी आगे आई और बोली, जहां तक यहां मौजूद सब लोग जानते हैं, अनवी अथर्व की बीवी है। तो तू उसे धक्का लगने पर इतना क्यों तिलमिला रहा है? कहीं काजल उस दिन सच तो नहीं कह रही थी कि तुम इसके साथ मिलकर अथर्व को धोखा दे रहे हो? रागिनी की बात सुनकर नरेंद्र जी गरज उठे। अपने हद में रहो रागिनी। तभी निर्भय भी बोला, अपनी जुबान पर काबू रखिए आंटी जी। अब हमें समझ में आ रहा है कि अथर्व आपसे इतनी नफरत क्यों करता है। अथर्व हमसे बड़ा है, पिता की तरह हमारा ध्यान रखता है। हम सब उससे हद से ज्यादा प्यार करते हैं, इतना कि उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। और अनवी उसकी बीवी है, भाभी लगती है हमारी, और भाभी मां समान होती है। इसलिए ऐसी बकवास बात दोबारा मत कहिएगा। अगर अथर्व को यह सब पता चल गया तो वो क्या करेगा, इसकी गारंटी हम भी नहीं ले सकते। तभी दरवाजे से अंदर आते हुए अथर्व की आवाज गूंजी, मुझे क्या पता नहीं चलना चाहिए निर्भय। अथर्व की आवाज सुनकर निर्भय और शिव घबरा गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाल लिया। अथर्व धीरे धीरे चलकर वहां आया, अनवी को वैसे ही पकड़े हुए। शिव अथर्व के पास आया। अनवी, जो एक पतली सी शॉल ओढ़े हुए थी, उसे देखकर अथर्व बोला, क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम नीचे क्यों आई? यहां क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर विराट और वंश पर पड़ी, जिन्हें हर्षित और निर्भय रोककर खड़े थे। वह उनसे बोला,
क्या ये लोग तुम दोनों पर अटैक कर रहे हैं? तो वंश गुस्से में अथर्व से बोला, सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। न तुम इस रोहन को इस घर में बुलाते और न ही ये मेरी बहन के साथ। वंश बोल ही नहीं पाया क्योंकि अथर्व की नजर किंजल पर पड़ी जो सिर झुकाकर खड़ी थी। अथर्व जैसे सारा माजरा समझ गया था। वह रोहन के पास गया और बोला, तुम कुछ बोलोगे या ऐसे ही मुंह में दही जमाए खड़े रहोगे? तो रोहन बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अथर्व, ये सब कैसे हो गया? मैं इससे पहले भी ड्रिंक करता रहा हूं लेकिन खुद पर हमेशा कंट्रोल रहा है। मैंने तो बस बाहर ठंडाई पी थी। तभी निर्भय बोला, अथर्व हमारी भी गलती है, हमने सारी ठंडाई में भांग मिला दी थी। तो अथर्व बोला, भांग तो तुम सबने भी पी थी, क्या तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया? और तुम? वह रोहन से बोला, क्या क्या खाया पिया था तुमने? तो रोहन बोला, मैंने 1 गिलास ठंडाई पी थी जो वेटर ने दी थी तुम सबके सामने, और दूसरा आधा गिलास वही था जो तुम मुझे देकर गए थे। उसे पीने के बाद ही मुझे अजीब सा महसूस होने लगा, चक्कर आने लगे, इसलिए मैं अंदर यहां सोफे पर बैठ गया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। उसकी बात सुनकर अथर्व के कान खड़े हो गए। वह गुस्से में बोला, इसका मतलब उसे जो गिलास मिला था उसमें कुछ मिलाया गया था जो वेटर मुझे देने वाला था। अब उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अथर्व का चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। उसे इतने गुस्से में देखकर निर्भय और शिव उसे समझाने लगे। निर्भय बोला, तू एकदम से इतना क्यों भड़क रहा है? तो अथर्व बोला, और क्या करूं, वो आधा गिलास मैंने भी पिया था। तुम लोग नहीं जानते मेरी तबीयत कितनी बिगड़ गई थी। अगर अनवी ने मुझे ना संभाला होता तो पता नहीं क्या होता। इसका मतलब वो गिलास मेरे लिए था। ये रोहन मांग रहा था इसलिए मैंने उसे पकड़ा दिया था। अथर्व की बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। वहीं किंजल बुरी तरह डर गई। तभी नरेंद्र जी बोले, अथर्व ये सब कौन कर सकता है और क्यों? तो अथर्व बोला, अभी पता चल जाएगा दादाजी। फिर वह रोहन से बोला, अपने पेरेंट्स को बुलाओ अभी इसी वक्त। और रिदम तुम जाकर हॉल के कैमरे की फुटेज लेकर आओ। सब लोग अथर्व को हैरानी से देख रहे थे। राघव और पूनम भी वहीं मौजूद थे। ये सब अथर्व से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वे अब वहां से जाने वाले नहीं थे। कुछ ही देर में रिदम कैमरे की फुटेज लेकर आ गया। उसने सबको दिखाने के लिए कहा तो रिदम ने उसे बड़े से प्रोजेक्टर पर कनेक्ट कर दिया। सबने साफ साफ देखा कि किंजल खुद रोहन को अपने साथ लेकर गई थी। तभी वह वेटर जो अथर्व का गार्ड था अब अपनी ब्लैक ड्रेस में सामने आया। जब अथर्व ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे वह ग्लास किंजल ने दिया था। उसकी बात सुनकर किंजल के पेरेंट्स को भरोसा नहीं हो रहा था कि किंजल ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन उनके सामने सबूत थे जिन पर उन्हें विश्वास करना ही पड़ा। तभी अथर्व ने उस वेटर को खींचकर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, तुम मेरे लिए काम करते हो। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए ही मैंने तुम्हें हायर किया था, और तुमने किसी और का ऑर्डर कैसे फॉलो किया? वह वेटर जिसके होठों से खून निकल आया था घबराते हुए बोला, सॉरी सर, आपको ड्रिंक सर्व करने में देर ना हो इसलिए मैंने इस मैडम का दिया हुआ गिलास आपको दे दिया था। अथर्व ने उसे घूरते हुए जाने के लिए कहा। फिर गुस्से से किंजल के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, अब तुम अपना मुंह खोलोगी या नहीं? बताओ ये सब क्यों कर रही थी तुम? किंजल कुछ नहीं बोली तो अनवी उनके सामने आकर बोली, तो ये था तुम्हारा प्लान? परसों इतना ओढ़ क्यों रही थी? अब समझ में आया। अथर्व ने अनवी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और पूछा, तुम किस प्लान की बात कर रही हो? आगे जारी रहेगा। क्या किंजल का यह कदम सिर्फ जलन का नतीजा था या इसके पीछे किसी और का हाथ था? वो गिलास आखिर अथर्व के लिए क्यों था? क्या किसी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की थी? क्या रणबीर राणा का नाम इस साजिश में फिर से सामने आने वाला है? या फिर ये सब किसी बड़े खेल की शुरुआती चाल है जिसमें अथर्व, अनवी और पूरा परिवार मोहरे बन चुके हैं? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। और उसमें एक फोटो दिखाते हुए फोन नरेंद्र जी की तरफ बढ़ा दिया। नरेंद्र जी ने जब देखा तो वह बुरी तरह से चौंक गए क्योंकि फोन में रणबीर राणा का डर से भरा चेहरा था। आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उसके सामने मौत खड़ी हुई हो। नरेंद्र जी रणबीर राणा की आंखों में ऐसा डर देखकर सन्न रह गए थे।
यही हाल पार्वती जी का भी था। शिव और निर्भय ने भी उनसे फोन लेकर वह फोटो देखी तो वह अथर्व को घूरने लगे। वंश ने भी फोटो देखने के लिए फोन मांगा तो निर्भय ने अथर्व को देखा। अथर्व बोला, दिखा दो, इसमें इन लोगों को भी समझने में आसानी हो जाएगी कि मुझसे उलझने वाले को अंत में किस खौफ का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद अथर्व का फोन पूरी डाइनिंग टेबल पर घूम गया। आखिर में अन्वी ने जब अपने दादाजी की शक्ल देखी तब वह भी अथर्व को घूरने लगी। तो अथर्व बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? वैसे बड़ी सख्त जान निकला बुड्ढा, वरना सामने का नजारा देखकर अच्छों को हार्ट अटैक आ जाए। तो नरेंद्र जी बोले, अथर्व कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं करते? तो अथर्व बोला, नहीं दादाजी, मैं गलत को हमेशा सही करता हूं। वैसे आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नरेंद्र जी कुछ नहीं बोले। तब शिव और निर्भय अथर्व को घूरते हुए एक साथ बोले, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो अथर्व बोला, ठीक है, खाना खाकर बाहर गार्डन में आ जाना। मेरा हो गया, मैं थोड़ा घूम लूं। यह कहकर अथर्व वहां से बाहर गार्डन में आ गया। उसने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। वहीं अथर्व के जाने के बाद नरेंद्र जी रिदम को घूरते हुए बोले, ऐसा क्या देखा उस रणबीर ने जो वह इतना डरा हुआ था? तो रिदम बोला, पता नहीं दादाजी, मैं तो कमरे से बाहर था। जब वह बाहर आए तब उनकी हालत ऐसी ही थी। निर्भय और शिव भी जल्दी से खाना खत्म करके गार्डन में चले गए। वहीं अन्वी भी जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई। अन्वी भले ही अपने दादाजी और पापा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वह कभी नहीं भूल सकती थी उनके द्वारा दिए गए प्यार को। उसके दादाजी ने उसे हमेशा पलकों पर बिठाकर रखा था। रोहन से भी ज्यादा प्यार करते थे। वह कुछ देर तक सोचने के बाद रोहन को फोन करती है और पूछती है, दादाजी कैसे हैं? तो रोहन बोला, दादाजी आज अपने कमरे से बाहर नहीं आए, उनका खाना भी वही कमरे में भिजवा दिया। क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो अन्वी बोली, नहीं भाई, बस ऐसे ही पूछ रही थी। उसके बाद इधर उधर की बातें करके उसने फोन काट दिया। वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी मीनाक्षी रागिनी से बोली, रागिनी, कल सुबह पंडित जी को बुला लेना। मैं जल्द से जल्द किंजल की शादी करना चाहती हूं। महेंद्र भी यही चाहता था कि जल्दी किंजल की शादी कर इस घर से चली जाए, ताकि वह अथर्व और अन्वी को और परेशान न करे। वंश को ना चाहते हुए भी इस शादी के लिए मानना पड़ा था। आगे जारी रहेगा। रणबीर राणा के चेहरे पर ऐसा खौफ किस वजह से था? क्या अथर्व ने वाकई उसके साथ कुछ ऐसा किया है जो किसी की जान तक ले सकता है? अथर्व की बीमारी या रहस्य क्या है जो उसे किसी भी लड़की के छूने पर जख्मी कर देता है, लेकिन अन्वी को नहीं? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या कोई पुराना श्राप? किंजल और रोहन की शादी क्या सच में होगी, या अथर्व का यह सुलझाने वाला कदम किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत है? विक्रांत और रागिनी के अतीत में क्या ऐसा राज छिपा है जिसे अथर्व और रोहन दोनों जानते हैं और जो अब पूरे परिवार को तोड़ सकता है? अथर्व का डर का गिफ्ट क्या सिर्फ रणबीर राणा तक सीमित रहेगा, या ये खौफ आगे किसी और तक भी पहुंचेगा? क्या अथर्व अब धीरे धीरे अपने असली रूप को दिखाने लगा है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। और मुझे भी कुछ बता दिया कर। अथर्व प्यार से बोला, दफा हो जाए यहां से। शिव और रिदम ताली बजाकर हंसने लगे उसकी बात सुनकर। वहीं निर्भय मुंह बनाते हुए बोला, कुत्ता साला। अथर्व अपने कमरे में चला गया। निर्भय, शिव और नयन भी उसके पीछे निकल गए। अन्वी अब काम करने वाली काकी से खाना बनाना सीखने लगी थी। वहीं राजेंद्र और बाकी सब लोग अथर्व की बातें सुनकर हैरान थे। मतलब अथर्व अपने काम को लेकर कितना सिंसियर है। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। दोपहर तक अथर्व ने मेंशन के गार्डन में एक चलता फिरता ऑफिस स्थापित कर दिया था। नरेंद्र ने जब अंदर से उसे देखा तो उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। उसके अंदर 20 से 25 लोग बैठकर आराम से मीटिंग कर सकते थे। दोपहर के 2:00 बजे अथर्व को एक मीटिंग अटेंड करनी थी। नयन क्लाइंट्स को वहीं पर लेकर आने वाला था। आगे जारी रहेगा। अथर्व ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था कि अन्वी के दादाजी तक उससे डरने लगे? क्या यह किसी पुराने राज से जुड़ा है, या अथर्व की डार्क साइड अब सामने आने वाली है? अथर्व बार बार कहता है कि वह अन्वी से प्यार नहीं करता, लेकिन उसके हर व्यवहार में सिर्फ उसी की फिक्र दिखती है।
क्या वह खुद से झूठ बोल रहा है या सच में किसी पुराने दर्द की वजह से प्यार से दूर भाग रहा है? पंडित जी ने क्यों कहा कि अन्वी और अथर्व की जान को खतरा है? क्या यह कोई ज्योतिषीय चेतावनी है या किसी छिपे दुश्मन का संकेत जो दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता? अथर्व के बनाए चलते फिरते ऑफिस के पीछे असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ बिजनेस मीटिंग्स के लिए है या अथर्व किसी मिशन पर काम कर रहा है जिसके बारे में किसी को पता नहीं? हर्षित और राघव का अचानक मेंशन में आना, क्या यह सिर्फ एक सामान्य मुलाकात है या इनके आने से अथर्व और अन्वी की जिंदगी में कोई नया तूफान आने वाला है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। तभी निर्भय बोला, और मुझे भी कुछ बता दिया कर। अथर्व प्यार से बोला, दफा हो जाए यहां से। शिव और रिदम ताली बजाकर हंसने लगे उसकी बात सुनकर। वहीं निर्भय मुंह बनाते हुए बोला, कुत्ता साला। अथर्व अपने कमरे में चला गया। निर्भय, शिव और नयन भी उसके पीछे निकल गए। अन्वी अब काम करने वाली काकी से खाना बनाना सीखने लगी थी। वहीं राजेंद्र और बाकी सब लोग अथर्व की बातें सुनकर हैरान थे। मतलब अथर्व अपने काम को लेकर कितना सिंसियर है। उसके बाद सब लोग अपने अपने काम के लिए निकल गए। दोपहर तक अथर्व ने मेंशन के गार्डन में एक चलता फिरता ऑफिस स्थापित कर दिया था। नरेंद्र ने जब अंदर से उसे देखा तो उसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध थी। उसके अंदर 20 से 25 लोग बैठकर आराम से मीटिंग कर सकते थे। दोपहर के 2:00 बजे अथर्व को एक मीटिंग अटेंड करनी थी। नयन क्लाइंट्स को वहीं पर लेकर आने वाला था। अब आगे अथर्व हॉल में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी हर्षित खुशी से कूदते हुए वहां पर आ गया। उसे इस वक्त वहां देखकर अथर्व की भौहें तन गईं। वह हर्षित को घूरते हुए बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? और वह भी इस वक्त। तभी राघव भी उसे अंदर आते हुए दिखाई दिए। अथर्व समझ गया कि हर्षित अपने दादा के साथ आया है। नरेंद्र उन्हें वहां देखकर खुश हो गए। हर्षित चहकते हुए बोला, अब मैं जब चाहूं तब यहां आ सकता हूं क्योंकि अब से हम इसी शहर में रहेंगे। यहीं से 10 मिनट के रास्ते पर ही हमारा घर है। बस फिर क्या था, उसने अथर्व को कोई काम करने ही नहीं दिया। वे दोनों ही शिव के कमरे में जाकर बैठ गए। वहीं पार्वती जी ने पंडित जी को बुला लिया था। उन्होंने अन्वी की मां को भी बुलाया था। वह ड्राइवर के साथ वहां आ गई। अन्वी भी उनके पास ही बैठ गई। नरेंद्र और राघव भी वहीं पर बैठे हुए थे। पंडित जी ने रोहन और किंजल की कुंडली मिलाई और 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकाला। कुछ देर बातें करने के बाद अन्वी की मां चली गई। पंडित जी भी वहीं बैठे हुए थे। तभी अथर्व वहां आ धमका। वह सीधा जाकर उनके सामने बैठ गया और बुरी तरह से उन्हें घूरने लगा। उसकी हरकत पर जहां अन्वी मुंह दबाकर हंसने लगी, वहीं नरेंद्र जी, राघव, रागिनी और मीनाक्षी घबरा गए कि कहीं अथर्व उन्हें कुछ ऐसा वैसा न सुना दे। पार्वती जी कुछ कहती तभी पंडित जी बोले, क्या हुआ बालक, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है क्या? तो अथर्व बोला, क्या आप लोगों का भविष्य बताते हैं? पंडित जी बोले, नहीं बेटा, हम किसी का भी भविष्य नहीं बताते, किंतु कुंडली के ग्रह नक्षत्र देखकर हम उनकी जिंदगी के आने वाले कष्टों से पहले ही उन्हें आगाह कर देते हैं ताकि समय रहते कोई निवारण निकालकर उन कष्टों को दूर किया जा सके। तो अथर्व बोला, फिर तो आपने अपनी कुंडली भी देख रखी होगी, क्या पता उसमें कोई अथर्व नाम का संकट आप पर मंडरा रहा हो। अथर्व यह कहकर मुस्कुराने लगा। वहीं नरेंद्र जी ने उसे डांटते हुए कहा, अथर्व ये क्या बदतमीजी है, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ। अन्वी लेकर जाओ इस नालायक को। अन्वी ने हां में गर्दन हिलाई और अथर्व का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में लेकर चली गई। अथर्व भी पंडित को घूरते हुए वहां से चला गया। अथर्व के वहां से जाने के बाद नरेंद्र जी पंडित जी से माफी मांगते हुए बोले, माफ कीजिएगा पंडित जी, वह हमारे पोते को मजाक करने की बहुत बुरी आदत है, उसकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। तो पंडित जी बोले, राठौर साहब, आपके पोते की तरफ बहुत बड़ा संकट बढ़ रहा है, हम अभी तक उसे टालने का रास्ता नहीं ढूंढ पाए हैं। कोशिश कीजिए कि वह 1 महीने तक अकेले बाहर न जाए। उनकी बात सुनकर रागिनी को छोड़कर बाकी सब टेंशन में आ गए। पंडित जी के जाने के बाद हर्षित बोला, 1 महीने तक अथर्व को यहां पर नहीं रोका जा सकता,
चाहे कितना भी पहरा दे दीजिए। सब उसे हैरानी से देखने लगे तो उसने कहा, मैं सच कह रहा हूं, जब हम इटली में थे तब किसी वजह से अथर्व ने एक प्रोफेसर को मारा था कॉलेज में। शायद उन्होंने निर्भय को बिना वजह थप्पड़ मार दिया था। तब शिवांग अंकल ने अथर्व को घर में बंद कर दिया था सजा के रूप में। दरवाजा बंद करके वे दरवाजे के बाहर ही कुर्सी डालकर बैठ गए थे। इन सब में 1 घंटे बाद ही पुलिस स्टेशन से अंकल को फोन आ गया कि उन्होंने अथर्व को अरेस्ट किया है, क्योंकि उसने प्रोफेसर के घर में घुसकर उन्हें धमकाया था। हैरानी की बात यह थी कि वह कमरा 4थी मंजिल पर था, जहां से अथर्व पता नहीं कैसे भाग निकला था। अथर्व का यह किस्सा सुनकर सब दंग रह गए। तभी राघव बोला, कहना क्या चाहते हो हर्षित? तो हर्षित बोला, मैं कहना चाहता हूं कि आप उन पंडित जी से बोल दीजिए कि कुछ दिनों के लिए अपने गांव चले जाएं, वरना आज रात से पहले यहां के पुलिस स्टेशन में भी आपको फोन आ जाएगा कि अथर्व वहां पर अरेस्टेड है। अथर्व के बारे में सब कुछ जानकर सब लोग दंग रह गए। वही ऊपर कमरे में अन्वी ने अथर्व से कहा, तुम पागल हो गए हो, पंडित जी को भी धमका रहे थे, मतलब तुम उन्हें भी माफ नहीं करोगे? अथर्व मुंह बनाते हुए बोला, उनकी वजह से मुझे घर में कैद किया जा रहा है, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? अन्वी उसे समझाते हुए बोली, कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें दादा दादी के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है। अथर्व अन्वी को घूरते हुए बोला, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो? अन्वी ने हां में सिर हिलाया। तब अथर्व ने उससे गले से लगा लिया और हंसकर कहा, मतलब आज रात कबड्डी खेलने के लिए तैयार होना। अन्वी के गाल शर्म से लाल हो गए। वह खुद को दूर करते हुए बोली, बकवास बंद करो और नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए आलू गोभी के साथ चावल बनाए हैं। अथर्व बोला, ठीक है तुम जाओ, मैं थोड़ी सी शॉवर लेकर आ रहा हूं। अन्वी भी जल्दी से नीचे आ गई। सभी ने मिलकर लंच किया। उसके बाद अथर्व की मीटिंग का समय था तो वह अपने कमरे में चला गया। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली। उसके बाद वह क्लाइंट से जुड़े काम के लिए चला गया। शाम के 5 बज चुके थे। अथर्व ने मेंशन से बाहर जाने की एक कोशिश करके देखी, लेकिन वह नहीं जा पाया। गेट पर नरेंद्र जी ने अपने गार्ड्स खड़े कर दिए थे। अथर्व ने दीवार बांधकर वहां से जाने के बारे में सोचा, लेकिन शिव ने अपने गार्ड्स को उस पर नजर रखने के लिए तैनात कर दिया था। अथर्व मन ही मन परेशान होकर सोफे पर बैठ गया। ऊपर अन्वी अपना ऑफिस का काम कर रही थी, इसलिए अथर्व ने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। जब वह सोफे पर बैठा था तब रागिनी डाइनिंग टेबल पर बैठी शाम के खाने की तैयारी करवा रही थी। वह और मीनाक्षी सब्जी काट रही थी। अथर्व रागिनी को देखकर चिढ़ चुका था। वह उसे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह शिव के कमरे में आ गया और बिस्तर पर आंखें बंद करके लेट गया। बोर होने की वजह से उसे नींद आ गई। शाम हो चुकी थी। सब लोग अब ऑफिस से लौट आए थे। शिव और रिदम भी आ गए। वे अपने अपने कमरे में जाने की बजाय वहीं पर बैठे रहे। तभी अन्वी भी नीचे आ गई। शिव ने पूछा, अथर्व क्या कर रहा है? अन्वी बोली, वह अपने कमरे में होगा, मैंने काफी देर से उसे नहीं देखा। शिव और रिदम कमरे में देखने गए, लेकिन वह बाहर से बंद था। शिव जल्दी से कमरे की तरफ बढ़ा जहां अथर्व सो रहा था। शिव ने उसे उठाया और जबरदस्ती नीचे ले आया। शिव अथर्व को चिढ़ाते हुए बोला, तो कैसा रहा कैद का पहला दिन? राजेंद्र और बाकी सब भी अथर्व को देखने लगे। अथर्व बोला, कितने दिन तक रोक सकते हो मुझे बांधकर? पार्वती जी बोली, पूरे 1 महीने तक। 1 महीने के बाद तुम जैसे चाहो वैसे घूम सकते हो। अथर्व यह सुनते ही चिल्लाते हुए खड़ा हो गया और बोला, मैं 1 महीने तक ऐसे इस घर में इन अनवांटेड लोगों को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। दादी, आज का दिन मेरा कैसे निकला है मैं ही जानता हूं। देखिए दादी, मैं अपनी पूरी सिक्योरिटी की 1000% गारंटी देता हूं। प्लीज, मैं कल से यहां नहीं रहूंगा। इतना कहकर अथर्व गुस्से में बाहर गार्डन की तरफ चला गया। सब लोग अवाक होकर उसे देखते रह गए। उसके जाने के बाद नरेंद्र जी ने कहा, शिव बेटा, क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? शिव ने कहा, देखिए दादाजी, उसे 1 महीने तक ऐसे बांधकर रखना ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि उसे आज बिल्कुल बाहर नहीं जाना चाहिए था। मेंशन के बाहर अगर आप लोग फौज खड़ी कर भी देते तो वहां उन्हें चकमा देकर भाग सकता था। हम बस उसे आज परेशान होते हुए देखना चाहते थे, पर पता नहीं उसे किस बात से इतना चिढ़ाया है। उसे कल से ऑफिस जाने दीजिए दादी, मैं उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दूंगा।
वैसे तो उसे किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं देखकर आता हूं कि क्या परेशानी है। अन्वी समझ रही थी कि अथर्व इतना चिढ़ा हुआ क्यों है। वह जानती थी कि अथर्व रागिनी को अपने सामने ज्यादा देर तक नहीं देख सकता था। उसने फिर राजेंद्र की तरफ देखा जो उसे देख रहे थे। राजेंद्र ने देखा कि अन्वी रागिनी को देख रही थी और फिर उन्होंने भी समझ लिया कि अथर्व ने अनवांटेड लोग कहकर किसको बताया था। शिव जब गार्डन में अथर्व के पास आया तो अथर्व गुस्से से सिगरेट पी रहा था। शिव ने पूछा, क्या हो गया? आज दिन में तू इतना चिढ़ क्यों रहा है? अथर्व कुछ नहीं बोला। फिर शिव ने कहा, मैंने दादी से कह दिया है, कल से तू ऑफिस जा रहा है, हो सके तो उन्हें सॉरी बोल देना। शिव वहां से चला गया। इतना कहने पर अथर्व को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने दादी से कितना बुरा कहा था। वह जल्दी से अंदर गया और पार्वती जी के पास घुटनों पर बैठ गया। अथर्व बोला, सॉरी दादी, मैं आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहता था। पार्वती जी बोली, हमें याद है 6 साल पहले तुमने यह सब कहते हुए घर छोड़ा था कि तुम हमारे किए गए प्यार का एहसान एक दिन जरूर उतारोगे, और शायद तुम वही कर रहे हो। तुम जैसे रहना चाह रहे हो वैसा कर रहे हो, पर हमारी बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हें इस बार कुछ भी हुआ तो हम भी यही दुनिया छोड़ देंगे। इतना कहकर पार्वती जी उठकर चली गईं। नरेंद्र जी भी उनके पीछे चले गए। अथर्व वहीं जमीन पर बैठा रह गया। अन्वी उसे गुस्से से झंझोड़ते हुए बोली, तुम पागल आदमी, उनका दिल दुखाकर तुम उनके किए हुए प्यार का बदला कैसे दे सकते हो? तुम दादी को मनाओ पहले, वरना कमरे में घुसना मत। अन्वी भी वहां से चली गई। अथर्व किसको मनाए? इस सिचुएशन में वह फंसा हुआ बैठा रहा। उसने एक नजर वहां बैठे सब लोगों पर डाली और उठकर अपने दादा दादी के कमरे में चला गया। जब अथर्व नरेंद्र जी के कमरे में आया तो नरेंद्र जी पार्वती जी को समझा रहे थे। अथर्व को देखकर वे चुप हो गए। तभी अथर्व ने पार्वती जी से कहा, दादी, मुझे किसी को मनाना नहीं आता, बताइए कैसे मनाऊं? अथर्व की बात सुनकर नरेंद्र जी मुस्कुरा दिए। पार्वती जी का चेहरा नरम हुआ। वह अथर्व को देखती रहीं और बोली, हम कौन होते हैं जिन्हें तुम मनाओ? जाओ, उन्हें मनाने की कोशिश करो। अथर्व नरेंद्र जी की तरफ देखने लगा। नरेंद्र जी बोले, शिव और बाकी दोस्तों को जैसे तुम मनाते हो वैसे ही मना लो। अथर्व अपनी दादी को मना रहा था। वह पार्वती जी के हाथ पकड़कर बोला, दादी, अगर आप चाहती हैं कि मैं 1 महीने तक यहां कैद रहूं तो मैं तैयार हूं, लेकिन मैं यहां भी सुरक्षित नहीं हूं। अगर आप मेरी 100% सुरक्षा चाहती हैं तो अन्वी को आप यहां नजरबंद कर सकती हैं, क्योंकि वही ऐसी शख्स है जिसके खतरे में पड़ते ही मैं भी खतरे में आ जाऊंगा। नरेंद्र जी और पार्वती जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी पार्वती जी बोली, अगर ऐसा है तो ठीक है, कल से अन्वी यही मेंशन में रहेगी। तभी अथर्व बोला, थैंक यू दादी। इतना कहकर वह वहां से चला गया। फिर उसने अन्वी को बता दिया कि उसने दादी को मना लिया है, जिससे वह भी मान गई। उसके बाद डिनर के वक्त सब लोग एक साथ बैठे हुए खाना खा रहे थे। शिव ने पार्वती जी से पूछा, दादी, इसने आपको कैसे मना लिया? तो नरेंद्र जी बोले, फिक्र मत करो बेटा, ऐसे तो नहीं मनाया जैसे तुम लोगों को मनाता है। उनकी बात सुनकर पार्वती जी हंसने लगी। वहीं शिव और रिदम का मुंह बन गया। अन्वी और बाकी किसी को पार्वती जी के हंसने का कारण समझ नहीं आया। इधर उधर की बातें करते हुए डिनर खत्म हुआ। अथर्व फिर गार्डन में जाकर घूमने लगा। शिव और रिदम भी उसके साथ टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद जब अथर्व अपने कमरे में आया तो अन्वी शायद वॉशरूम में थी। अथर्व बेड पर बैठ गया, तभी उसका फोन बजा। वह उठकर बालकनी में जाकर बात करने लगा। उधर अन्वी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। अथर्व जब बात करके वापस आया तो अन्वी को देखकर चौंक गया। उसने एक बहुत ही सेक्सी हॉट नाइटी पहनी हुई थी जो एकदम ट्रांसपेरेंट थी। अन्वी उसमें खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। उसकी लंबाई कम होने के कारण वह उसे नीचे से खींच रही थी। अथर्व ने अपनी नजरें उसकी तरफ बढ़ाईं। अथर्व को अपनी तरफ आता देखकर अन्वी जल्दी जल्दी नाइटी खींचते हुए पीछे जाने लगी और इसी खींचातानी में नाइटी उसकी जांघों के पास से फट गई। अन्वी और अथर्व दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अन्वी वहां से भागने लगी। तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा जाकर उसके सीने से जा लगी। अथर्व बोला,
ये आइडिया तुम्हारा था या किसी और का? क्योंकि तुम्हारा तो नहीं लग रहा। आगे जारी रहेगा। अथर्व अपनी दादी और परिवार के सामने इतना गुस्से में क्यों है? क्या सच में उसे किसी बाहरी खतरे का डर है या यह उसके अंदर की अशांति का नतीजा है? और क्या सच में अन्वी को नजरबंद करने की जरूरत है या यह सिर्फ उसकी सुरक्षा की चेतावनी है? हर्षित ने अथर्व के अतीत की वह घटना सबको बताई जिसमें अथर्व ने प्रोफेसर को धमकाया था। क्या हर्षित जानबूझकर अथर्व की ताकत दिखा रहा है या उसकी मंशा परिवार को सचेत करना है? पंडित जी ने चेतावनी दी कि अथर्व के सामने बड़ा संकट है। यह संकट वास्तव में क्या है और क्या वह सच में अथर्व को किसी खतरनाक स्थिति में डाल सकता है? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। वह उठकर बालकनी में जाकर बात करने लगा। उधर अन्वी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। अथर्व जब बात करके वापस आया तो अन्वी को देखकर चौंक गया। उसने एक बहुत ही सेक्सी हॉट नाइटी पहनी हुई थी जो एकदम ट्रांसपेरेंट थी। अन्वी उसमें खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। उसकी लंबाई कम होने के कारण वह उसे नीचे से खींच रही थी। अथर्व ने अपनी नजरें उसकी तरफ बढ़ाईं। अथर्व को अपनी तरफ आता देखकर अन्वी जल्दी जल्दी नाइटी खींचते हुए पीछे जाने लगी और इसी खींचातानी में नाइटी उसकी जांघों के पास से फट गई। अन्वी और अथर्व दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अन्वी वहां से भागने लगी, तभी अथर्व ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह सीधा जाकर उसके सीने से जा लगी। अथर्व बोला, यह आइडिया तुम्हारा था या किसी और का? क्योंकि तुम्हारा तो नहीं लग रहा। अब आगे? अन्वी जो शर्म से बेहाल थी धीरे से बोली, प्रीति ने ये मुझे दी थी। अथर्व ने कहा, जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो वो काम मत किया करो। अब जब पहन ही ली है तो बता दूं, तुम अच्छी लग रही हो और हॉट भी। अथर्व ये कहकर मुस्कुराने लगा। अन्वी उसे मुस्कुराते हुए देखकर फिर से अपना हाथ छुड़ाकर भागी। तभी अथर्व ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसके कंधे पर होंठ रखकर चूमने लगा। फिर अथर्व उसकी गर्दन पर अपने होंठ फिराते हुए बोला, आज तुम और मैं अपने रिश्ते को नए सिरे से और पूरे होश में रहकर शुरू करेंगे। क्या तुम तैयार हो? अन्वी ने हां में सिर हिला दिया। अथर्व ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके होंठों को अपने होंठों में भरकर बहुत ही पैशनेटली किस करने लगा। अन्वी ने भी आगे बढ़कर उसका साथ दिया। अथर्व ने उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसकी नाइटी को दोनों हाथों से पकड़कर बीच से फाड़ दिया। दोनों की ही आंखों में लाल डोरे तैर रहे थे। अन्वी को देखकर अथर्व खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसने जल्दी से अपने कपड़े उतार फेंके और फिर दोनों ही एक दूसरे में खो गए। अथर्व के अंदर का जानवर कभी भी जाग जाता तो वह बेलगाम हो जाता, लेकिन अन्वी की सिसकियां सुनकर वह शांत हो जाता। इसी तरह अथर्व ने 3-4 घंटे तक अन्वी को अपने आगोश में जगाए रखा था। उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा था। आखिरी बार में अन्वी लगभग बेहोश हो गई थी। अथर्व भी थोड़ा थका हुआ था। उसने उसे फ्रेश करवाकर अपनी बाहों में भर लिया और दोनों सो गए। सुबह अथर्व और अन्वी को छोड़कर सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी अथर्व नीचे आया और काकी से बोला, काकी, मेरा और अन्वी का नाश्ता प्लेट में डालकर दे दीजिए। काकी जब प्लेट में नाश्ता डाल रही थीं, तो पार्वती जी बोली, अन्वी को क्या हुआ है? वह नीचे क्यों नहीं आ रही? अथर्व बोला, दादी, उसे बुखार है, वो ऊपर ही नाश्ता करके दवाई लेकर सो जाएगी। इतना कहकर अथर्व जल्दी से वापस ऊपर चला गया। कुछ देर बाद अथर्व तैयार होकर नीचे आया और पार्वती जी से बोला, दादी, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। चलो शिव। शिव और रिदम उसके साथ चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर राजेंद्र ने अपनी मां से कहा, मां, आपने उसे जाने दिया? पार्वती जी बोली, उसने कहा है कि अगर अन्वी सुरक्षित रहेगी तो वह अपने आप सुरक्षित रहेगा। पहले मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई थी, लेकिन अथर्व का कहना सच है। उन दोनों का ही भाग्य जुड़ा हुआ है। खतरा पहले अन्वी पर आएगा और अथर्व उसे बचाते वक्त खतरे में पड़ सकता है। पंडित जी ने भी यही कहा था। इसलिए अगर अन्वी सुरक्षित है तो अथर्व को भी कुछ नहीं होगा। राजेंद्र को कुछ समझ तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया और वह भी महेंद्र के साथ अपने ऑफिस चला गया। धीरे धीरे 1 महीना खत्म होने को आया था।
इसी एक महीने में अथर्व और अन्वी कई बार करीब आए थे। अन्वी की हेल्थ अब स्थिर थी। पार्वती जी और अथर्व के चाहने वाले खुश थे कि अथर्व के ऊपर का संकट अब शायद टल गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? हर कोई आने वाले तूफान से अनजान था, जो तेजी से अन्वी और अथर्व की तरफ बढ़ रहा था। सुबह जब अथर्व की आंख खुली तो उसने अन्वी को अपनी बाहों में सिकुड़कर सोते हुए देखा। वह किसी खरगोश की तरह लग रही थी। 1 महीना होने को आया था। इन दिनों में जहां अन्वी की फीलिंग्स अथर्व के लिए बढ़ चुकी थीं, वहीं अथर्व का जो दिल पत्थर बन चुका था, वह अब अन्वी के लिए पिघलने लगा था। वह जुबान से भले कुछ न कहे, पर उसकी आंखें उसके दिल का हाल बयां कर देती थीं। उसने आगे बढ़कर अन्वी का माथा चूमा और वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अन्वी भी मुस्कुराते हुए उठ गई। महेंद्र का घर भी अब रेनोवेट हो चुका था, इसलिए वह अपने परिवार को लेकर वहीं शिफ्ट हो गए थे। आज किंजल की हल्दी थी, जिसे वह लोग छोटे स्तर पर ही कर रहे थे। अन्वी, अथर्व और उसके सभी दोस्त रोहन की तरफ से फंक्शन अटेंड करने वाले थे। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। नाश्ता लग चुका था। तभी अन्वी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आने लगी। वह अभी सीढ़ियों पर ही थी कि उसका सिर घूमने लगा। उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। उसने जोर से अथर्व को आवाज दी और वह नीचे गिरने लगी। अन्वी की आवाज सुनकर सबका ध्यान उसकी तरफ गया। अथर्व ने जब अन्वी को गिरते देखा तो वह बिना देरी किए उसकी तरफ भागा। अन्वी गिरती उससे पहले ही अथर्व ने उसे पकड़ लिया। वह घबरा गया था अन्वी को बीच सीढ़ियों से गिरते देखकर। उसने उसके गाल थपथपाए, लेकिन अन्वी बेहोश हो चुकी थी। शिव, रिदम और अथर्व के दादा दादी भी उसकी तरफ बढ़े। शिव ने अथर्व से कहा, इसे जल्दी से ऊपर ले चलो। फिर वह राजेंद्र से बोला, अंकल, आप किसी लेडी डॉक्टर को बुला दीजिए। राजेंद्र ने तुरंत डॉक्टर को फोन कर दिया। अथर्व ने अन्वी को बेड पर लिटाया और उसके पास ही बैठ गया। सब लोग अब तक वहां पहुंच चुके थे। कुछ ही देर में डॉक्टर भी आ गई थीं। उन्होंने सभी को बाहर जाने के लिए कहा और फिर अन्वी की जांच करने लगीं। बाहर कॉरिडोर में अथर्व टेंशन में आ गया था। उसे टेंशन में देखकर शिवांश ने कहा, अबे कमजोरी के कारण बेहोश हो गई होगी, तू फिक्र मत कर। अथर्व ने पार्वती जी से पूछा, दादी, क्या वह दिन में खाना नहीं खाती? तो पार्वती जी बोली, नहीं बेटा, वह रोज टाइम पर खाना खाती है। तभी डॉक्टर बाहर आई। अथर्व जल्दी से उनके पास गया और बोला, डॉक्टर, क्या हुआ है उसे? वह ठीक है ना? तो डॉक्टर बोली, रिलैक्स मिस्टर राठौड़, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट आप सबके लिए खुशखबरी है, वह प्रेग्नेंट है। अथर्व अन्वी के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर एकदम स्टैच्यू हो गया। वहीं शिव और रिदम खुश होकर एक दूसरे के गले लग गए। नरेंद्र जी और पार्वती जी भी बहुत खुश थे। उन्होंने डॉक्टर को नेक दिया। शिव और रिदम अथर्व के आगे पीछे से उसके गले में लटक गए। तभी अथर्व होश में आया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है ना? तो वह बोली, नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आप कल हॉस्पिटल जाकर उनके कुछ टेस्ट करवा लीजिए। अब मैं चलती हूं। अथर्व ने शिव और रिदम को देखा, जो खुशी से पागल होने वाले थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करे। उसकी नजर नरेंद्र जी पर पड़ी और वह जल्दी से उनके गले लग गया। वह इमोशनल हो रहा था, पर उसके आंसू निकल नहीं पा रहे थे। शिव और बाकी दोस्तों ने भी उसे कभी ऐसे नहीं देखा था। नरेंद्र जी उसकी पीठ सहलाने लगे। तभी शिव बोला, अबे इस तरफ मुंह कर, हम भी देखें कि तू रोते हुए कैसा लगता है। अथर्व अपने दादाजी से अलग हुआ और बोला, मेरे आंसू नहीं निकल पाते, तुम लोग जानते हो ना? तो रिदम बोला, हम भूल गए थे कि राक्षस कभी नहीं रोते। अथर्व उन्हें इग्नोर करते हुए जल्दी से अन्वी के पास पहुंच गया। वह अभी भी आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उसे जैसे ही अथर्व के अपने पास होने का एहसास हुआ, उसने आंखें खोल दी। अथर्व ने झुककर उसके माथे पर किस किया। तभी शिव और बाकी सब भी वहां आ गए। शिव और रिदम ने अथर्व को साइड में धकेला और अन्वी को बधाई देने लगे। फिर शिव ने कहा, थैंक यू अन्वी, हमें इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। निर्भय को पता चलेगा तो वह तो पागल हो जाएगा। रिदम ने तुरंत अपना फोन निकाला और निर्भय जो हर्षित को बता दिया। वहीं अथर्व एक कोने में खड़ा होकर उन्हें बुरी तरह घूरने लगा। तभी नरेंद्र जी और पार्वती जी ने भी अन्वी को प्यार से पुचकारा और कहा कि अपना ख्याल रखिए। फिर सबको चलकर नाश्ता करने के लिए कहा।
अथर्व ने कहा कि अन्वी का नाश्ता कमरे में ही लाया जाए और बाकी सब नीचे चले गए। वहीं रागिनी अथर्व को देख रही थी। उसके चेहरे पर पापा बनने की खबर से जो खुशी झलक रही थी वही उसे चुभ रही थी। वह अपनी नफरत में एक अंधी बन चुकी थी। अथर्व हमेशा उससे दूर ही रहता था। जब वह बचपन में रोता था तो उसे अजीब सी बेचैनी होती थी और जब भी ऐसा होता विराट उसके पास होता। इसीलिए वह इसका कारण कभी समझ नहीं पाई। अगर उसने कभी गौर से अथर्व को देखा होता तो जान जाती कि पूरे राठौड़ परिवार में अथर्व की आंखें बिल्कुल उसकी जैसी हैं। वह जल्दी से विराट को लेकर नीचे चली गई। राजेंद्र अथर्व को बधाई देने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो अथर्व सख्ती से बोला, जाइए यहां से मिस्टर राठौड़, मुझे आपकी जरूरत ना तो खुशी में है ना ही दुख में। राजेंद्र को बुरा तो लगा, लेकिन यह सब उन्हीं का किया था जिसकी वजह से अथर्व उन्हें देखना भी पसंद नहीं करता था। वरना आज अथर्व ने नरेंद्र जी के साथ साथ उसे भी गले लगाया होता। अब बस विशाखा वहां रह गई थी। उसने अथर्व को विश करना चाहा, लेकिन अथर्व ने उसे भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। अन्वी ने उससे कहा, क्या वह कभी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बनेंगे? क्या तुम कभी उन्हें माफ नहीं करोगे? तो अथर्व बोला, नहीं, मेरे परिवार में तुम, मेरे दोस्त और दादा दादी हैं, बाकी कोई नहीं। तुम यह सब छोड़ो, यह बताओ कि तुम खुश तो हो ना? अन्वी ने हां में सिर हिलाया। फिर अथर्व बोला, कितने दिन हुए? तो अन्वी बोली, 3 हफ्ते। तभी किसी ने उनके कमरे में नाश्ता लाकर दिया। अथर्व ने अपने हाथों से अन्वी को नाश्ता कराया। सबने नाश्ता खत्म ही किया था कि तभी मेंशन के बाहर से ढोल बजने की आवाज आई। सबके साथ साथ अन्वी और अथर्व जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि निर्भय और हर्षित ढोल की थाप पर नाच रहे थे। शिव और रिदम भी उनमें शामिल हो गए। तभी रोहन की गाड़ी भी वहां रुकी। वह भी बाहर निकलकर निर्भय और बाकी सबके साथ नाचने लगा। निर्भय, शिव, हर्षित और रिदम चिल्ला रहे थे, हम चाचा बनने वाले हैं। तभी रोहन ने भी कहा, मैं मामा बनने वाला हूं। ऐसे चिल्ला चिल्लाकर वह पांचों नाच रहे थे। राजावत मेंशन राठौड़ मेंशन के एकदम सामने था। शोरगुल सुनकर महेंद्र भी अपने परिवार के साथ बाहर आ गए। उन्होंने जब उन बच्चों को ऐसे ढोल पर नाचते देखा तो राजेंद्र और रागिनी की तरफ बढ़े। पूछने पर जब बात का पता चला तो वह भी अथर्व को खुश देखकर खुश हुए। शिव और निर्भय ने नरेंद्र जी को भी नचा ही दिया। आज वह भी बहुत खुश थे, परदादा जो बनने वाले थे। राजेंद्र ने उन्हें इतना खुश शायद ही कभी देखा होगा। उन्हें खुश देखकर वह भी मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद अथर्व ने ढोल बंद करवाया और ढोल वालों को नोटों की गड्डी देकर रवाना कर दिया। पार्वती जी अन्वी को अपने साथ अंदर ले गईं। अथर्व भी अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसका फोन बजा। वह वहीं रुक गया। उसके सारे दोस्त अंदर जा चुके थे। उसने फोन पर कुछ बात की। फोन रखने के बाद उसके चेहरे के भाव थोड़े सख्त हो गए, लेकिन मेंशन में प्रवेश करने से पहले उसने उन्हें छुपा लिया। अथर्व जब हॉल में आया तो उसने देखा कि अन्वी सोफे पर बैठी हुई थी और निर्भय, शिव, हर्षित, रिदम और रोहन उसके पैरों के पास नीचे चौकड़ी मारकर बैठे थे। उन सबके बीच बहस चल रही थी। शिव बोला, अबे लड़की होगी। तो निर्भय बोला, नहीं लड़का होगा। रोहन बोला, अबे मुझे भांजा चाहिए। रिदम और हर्षित दोनों बोले, हमें तो दोनों चाहिए। अगले साल फिर से अथर्व के सामने दूसरे बच्चे की विश रख देंगे। उन दोनों की बात सुनकर अन्वी और बाकी सब उन्हें घूरने लगे। वहीं सबको बच्चों के लिए इतना लगाव देखकर नरेंद्र जी और पार्वती जी मुस्कुरा रहे थे। विशाखा भी उनमें शामिल होना चाहती थी, लेकिन अपनी मां की घूरती आंखों से हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। विराट और वंश भी हैरान होकर यह सब देख रहे थे। तभी अथर्व अन्वी के पास जाकर सोफे के एक साइड खड़ा हो गया। सबने उसे घेर लिया। निर्भय ने अथर्व से पूछा, तू बता, तुझे बेटा चाहिए या बेटी? सब लोग अब अथर्व के जवाब का इंतजार करने लगे। तो अथर्व बोला, मुझे तो बेटी चाहिए। अन्वी ने अथर्व को घूरते हुए कहा, और मुझे बेटा चाहिए। निर्भय बोला, तुझे बेटी क्यों चाहिए? तो अथर्व ने कहा, तुम सब लड़कों की शक्ल देखकर अब मैं पक गया हूं, इसलिए मुझे बेटी चाहिए। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगे। अन्वी बोली, मुझे बेटा ही चाहिए। तो अथर्व बोला, सोच लो, राक्षस का बेटा राक्षस ही होगा। अन्वी बोली, मैं उसे एकदम अपने जैसा प्यारा बनाऊंगी।
तो अथर्व बोला, फिर तो वह गुंडा ही बनेगा। अन्वी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी तो अथर्व हंसने लगा। ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ वक्त बीत गया। आगे जारी रहेगा। क्या अथर्व का अचानक बदला हुआ चेहरा उस फोन कॉल से जुड़ा है? आखिर उस कॉल में किसने क्या कहा था? रागिनी की नफरत क्या सिर्फ ईर्ष्या है या उसके पीछे कोई पुराना राज छिपा है? क्या अन्वी की प्रेगनेंसी वाकई अथर्व के भाग्य से जुड़ी है जैसा पंडित जी ने कहा था? अथर्व ने बेटी की इच्छा क्यों जताई? क्या वह अपने बीते अतीत को किसी मासूम मुस्कान से मिटाना चाहता है? क्या आने वाले फंक्शन में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जो अथर्व और अन्वी की खुशियों को झकझोर देगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक इस सीरीज को रिव्यू नहीं दिया है उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना रिव्यू जरूर दीजिए। आपका हर लाइक, कमेंट और रिव्यू हमें आगे लिखने की प्रेरणा देता है। अन्वी ने अथर्व को घूरते हुए कहा, और मुझे बेटा चाहिए। निर्भय बोला, तुझे बेटी क्यों चाहिए? तो अथर्व ने कहा, तुम सब लड़कों की शक्ल देखकर अब मैं पक गया हूं, इसलिए मुझे बेटी चाहिए। उसकी बात सुनकर सब उसे घूरने लगे। अन्वी बोली, मुझे बेटा ही चाहिए। तो अथर्व बोला, सोच लो, राक्षस का बेटा राक्षस ही होगा। अन्वी बोली, मैं उसे एकदम अपने जैसा प्यारा बनाऊंगी। तो अथर्व बोला, फिर तो वह गुंडा ही बनेगा। अन्वी उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी तो अथर्व हंसने लगा। ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ वक्त बीत गया। अब आगे। फिर अथर्व ने रोहन से कहा, आज तेरी हल्दी है ना, तो तू यहां क्या कर रहा है? तो रोहन बोला, हल्दी से ज्यादा अच्छी खबर मिली थी मुझे तो मैं यहां आ गया। तभी अन्वी ने मुंह पर हाथ रखा और वहां से उठकर भाग गई। शायद उसे उल्टी आ रही थी। अथर्व भी उसके पीछे चला गया। उसके सभी दोस्त घबरा गए तो पार्वती जी बोली, घबराओ मत बच्चों, प्रेगनेंसी में यह होता रहता है। अन्वी को उल्टी हो गई थी। थोड़ी देर बाद जब वह वॉशरूम से बाहर आई तो अथर्व ने उसे बिठाया और कहा, तुम तैयार हो जाओ, हम अभी हॉस्पिटल चलते हैं। फिर वह नीचे आया और शिव से बोला, तू इन सबको अपनी हल्दी के लिए ले जा, कुछ काम धाम कर लेंगे। मैं अन्वी को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूं, उसका चेकअप कराकर वेन्यू पर पहुंच जाऊंगा। अन्वी नीचे आ गई तो अथर्व उसे लेकर चला गया। फिर रोहन ने भी सबको अपने साथ ही ले लिया। बाकी लोग भी किंजल की हल्दी के फंक्शन में जाने के लिए निकल गए। राठौर परिवार ने राणा हाउस में कोई भी फंक्शन अटेंड करने से मना कर दिया था, इसलिए दोनों परिवारों ने सभी फंक्शनों के लिए एक रिसोर्ट बुक कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक हॉल में बड़े से सोफे पर बैठा मानव अपने सामने बैठे जोरावर से बोला, अंकल, अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें जल्दी से उस लड़के को पकड़ लेना चाहिए ताकि अन्वी मेरी हो सके। मुझे अथर्व की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो जोरावर ने अपने हाथ में पकड़े गिलास से शराब का एक घूंट भरते हुए कहा, जल्दी का काम शैतान का होता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अथर्व के साले यानी तुम्हारी अन्वी के भाई की शादी हो रही है, वो भी परसों। जहां तक पता चला है राणा और राठौर परिवारों में दुश्मनी है। तब मानव ने राठौर हवेली में रहकर जो कुछ भी विराट से जाना था वह सब जोरावर को बता दिया। इस पर जोरावर बोला, यह रणवीर राणा हमारी कुछ मदद कर सकता है, किसी भी तरह से इसे अपने साथ मिलाओ। और राठौर परिवार में क्या कोई ऐसा है जो हमारी मदद कर सके? यह सुनकर मानव को रागिनी का ख्याल आया। उसने अथर्व और उसके बीच की नफरत के बारे में बताया। तो जोरावर ने कहा, इसे भी फोन करके अपने जाल में फंसाओ। वह बोला, वह अथर्व राठौर अपने आप को बहुत चालाक समझता है। वह शिव को साथ रखकर खुद को प्रोटेक्ट करता है और अपनी बीवी को घर में रखता है। इस शादी में भीड़ की वजह से वह बहुत सतर्क रहेगा। हमें शादी के बाद अटैक करना चाहिए जब वह पूरी तरह रिलैक्स होगा। फिर उसने मानव को अपना पूरा प्लान समझाया। उसे सुनकर मानव खुश हो गया और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने की तैयारी में लग गया। उसके वहां से जाने के बाद जोरावर ने अपना फोन निकाला और एक अमेरिकी वैज्ञानिक को कॉल किया। उसने अंग्रेजी में कुछ बातें की और फिर फोन काट दिया। फिर खुद से बोला, अथर्व राठौर, आज से शुरू होता है इस देश की शांति भंग होने का काउंटडाउन। वह शैतानी हंसी हंसने लगा और कहा, अब इस पूरे देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
वहीं दूसरी तरफ अथर्व अन्वी को लेकर वेन्यू पर पहुंच चुका था जहां शादी होने वाली थी। रोहन और किंजल दोनों का परिवार रिसोर्ट में 3 दिन के लिए शिफ्ट हो चुका था। अन्वी पहले ही अपनी मां से मिल चुकी थी। जब रोहन ने उसकी प्रेगनेंसी की खबर उन्हें दी तो वह बहुत खुश हो गई। विक्रांत भी अपनी बेटी को खुश देखकर खुश था। वह दूर से ही अन्वी को देख रहा था। अन्वी की नजर उन पर पड़ी तो वह अथर्व के पास चली गई। अथर्व ने अन्वी को अपनी दादी के पास बिठा दिया। दोनों परिवार लोगों को दिखाने के लिए चेहरे पर मुस्कान लिए सभी रस्में निभा रहे थे। कुछ ही देर में किंजल और रोहन को सबके सामने बिठा दिया गया। पहले रोहन को हल्दी लगाई गई, फिर उसकी बची हुई हल्दी किंजल को लगाई गई। अथर्व के दोस्तों ने वहां पर भी खूब हल्ला मचाया हुआ था। उन्हीं की वजह से वहां वंश जमी हुई थी। शिव और निर्भय नाच रहे थे। रणवीर की नजर अथर्व पर ही टिकी हुई थी। नरेंद्र जी, राजेंद्र और विक्रांत चारों तरफ घूमकर सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। जब हल्दी खत्म हुई तो अथर्व खड़ा हुआ और बोला, अब भी हल्दी खत्म नहीं हुई है, हम बचे हुए हैं। इसके बाद शिव, निर्भय और हर्षित ने रोहन को हल्दी लगाई। अथर्व भी शैतानी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। सब लोग समझ रहे थे कि अथर्व कुछ जरूर करेगा, लेकिन क्या, यही सब जानना चाहते थे। रोहन घबराकर उठ खड़ा हुआ और भाग गया। अथर्व ने उसके पीछे दौड़ लगाई और जल्दी ही उसे पकड़ लिया, फिर जमीन पर गिरा दिया। वह बोला, निर्भय, हल्दी लाओ जरा, मैं भी अपने साले को रंग दूं। तभी निर्भय और शिव एक कटोरी हल्दी और एक बाल्टी में घुली हुई हल्दी लेकर आ गए। सब लोग उनकी मस्ती मजाक का आनंद ले रहे थे। अथर्व और रोहन कुछ करने ही वाले थे कि तभी निर्भय ने उन दोनों पर पूरी बाल्टी ही उड़ेल दी। सब लोग यह देखकर हंसने लगे और अथर्व निर्भय के पीछे दौड़ा। कुछ ही देर में ऐसा लग रहा था जैसे वहां अथर्व और उसके दोस्तों ने पीले रंग से होली खेली हो। विक्रांत भी अथर्व और रोहन की ऐसी बॉन्डिंग देखकर हैरान था। उसके सामने वही लड़के जो बचपन में झगड़ा के बिना घर नहीं आते थे, अब साथ में एक दूसरे को हल्दी मल रहे थे। अथर्व एक साइड में आकर खड़ा हुआ ही था कि तभी शिव और निर्भय उसके पास आए। निर्भय ने कहा, अबे यहां खड़ा होकर क्या कर रहा है? अथर्व बोला, तो क्या करूं? शिव बोला, क्या करेगा? जाकर अन्वी को हल्दी लगा। तूने फिल्मों में हल्दी वाला रोमांस नहीं देखा क्या? तो अथर्व हाथों में हल्दी लेकर अन्वी के पास पहुंच गया। वहीं निर्भय और शिव उसे समझा रहे थे कि अन्वी को अकेले में ले जाकर हल्दी लगाए, लेकिन अथर्व ने सबके सामने ही अन्वी को हल्दी लगा दी। उसकी हरकत पर जहां निर्भय और शिव ने अपना माथा पीट लिया, वहीं बाकी सबका मुंह खुला रह गया। दोनों जल्दी से अथर्व के पास आए। निर्भय ने कहा, अबे गधे, फिल्मों में हीरो हीरोइन को अकेले में ले जाकर प्यार से हल्दी लगाता है, तुझे भी वही कहा था करने के लिए। उनकी बात सुनकर अन्वी की गर्दन शर्म से झुक गई। तभी अथर्व बोला, मैं कोई हीरो नहीं हूं, विलन हूं, और यहां हीरोइन की शादी विलन से हुई है, और विलन सबके सामने हीरोइन को हल्दी लगाता है ना बुड्ढे दादा ससुर जी? अथर्व उसे बुढ़ा बोलने वाला था, लेकिन अपने दादाजी को देखकर उसने अपनी जुबान संभाल ली। सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। नरेंद्र जी गुस्से से घूर रहे थे। अथर्व झेंपते हुए वहां से 9-2-11 हो गया। रात हो गई थी। सब अब मेहंदी के लिए तैयार हो रहे थे। अथर्व और अन्वी ने मैचिंग कपड़े पहने थे। किंजल को मेहंदी लगाई जा रही थी, वहीं बाकी सब लोग नाच गाने में लगे हुए थे। रोहन को भी मेहंदी लगाई गई। सभी औरतों ने मेहंदी लगाई, लेकिन अन्वी को मेहंदी की खुशबू से उल्टी आने लगी तो अथर्व ने उसके हाथ धुलवा दिए। अथर्व ने शिव, रिदम और निर्भय को पहले ही भेज दिया था। अब अन्वी की तबीयत खराब ना हो, इसलिए वह उसे लेकर वहां से जाने लगा। उसकी कंडीशन देखकर रोहन और उसकी मां ने उसे नहीं रोका। अथर्व ने अपने दादा दादी से भी साथ चलने के लिए कहा तो वह भी राजेंद्र को बताकर उसके साथ ही निकल गए। अथर्व अन्वी और अपने दादा दादी को लेकर वापस मेंशन आ चुका था। निर्भय, शिव और रिदम तीनों ही शिव के कमरे में बेड पर लेटे आपस में बातें कर रहे थे। निर्भय ने कहा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि हम चाचा बनने वाले हैं। तो शिव ने कहा, हां, उस दिन तेरे समझाने का ही असर हुआ था, इसलिए यह खुशी हमें नसीब हुई। अब उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया है, अब वह कहीं नहीं जाएगा। ऐसे ही बातें करते हुए तीनों सो गए। वहीं
अन्वी को लेकर जब अथर्व कमरे में आया तो अन्वी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अथर्व ने पूछा, क्या हुआ? अन्वी बोली, उल्टी आने की वजह से अब मुझे फिर से भूख लग गई है, कुछ खाने को ले आओ ना। अथर्व ने हां में सिर हिलाया और किचन की ओर चला गया। किचन में आकर उसने देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद उसे मैगी के 2 पैकेट मिले। उसे खाना बनाना नहीं आता था। हमेशा शिव और रिदम ही उसके लिए खाना बनाते थे। उसने फोन में मैगी की रेसिपी देखी और खुद से बोला, यह तो बड़ा आसान है, ये साले ऐसे ही होशियारी झाड़ते हैं। कुछ ही देर में अथर्व ने मैगी बना ली। वह उसे बाउल में डाल ही रहा था कि तभी राजेंद्र और रागिनी विराट और विशाखा के साथ अंदर आते हुए दिखाई दिए। अथर्व को किचन में देखकर रागिनी और विराट तो आगे बढ़ गए, जबकि राजेंद्र और विशाखा किचन में आकर खड़े हो गए। राजेंद्र फ्रीज से पानी निकालने लगा। विशाखा ने मैगी देखकर कहा, भाई यह आपने बनाई है? अथर्व ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में चमक और मुंह में पानी आ गया था। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, बस बाउल में से थोड़ी मैगी निकालकर एक पानी की बोतल ली और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजेंद्र विशाखा के पास आया और बोला, देख क्या रही हो, वो तुम्हारे लिए छोड़ गया है। विशाखा ने हंसते हुए मैगी प्लेट में डाल दी। राजेंद्र एक चम्मच लेकर आया और बोला, मैं बस टेस्ट करूंगा, फिर तुम ले लेना। राजेंद्र ने इतना कहकर मैगी खाई और बोला, अच्छी बनी है, लगता है बीवी के लिए अच्छा कुक भी बनेगा ये। मैंने भी तुम्हारी मॉम को बहुत बार बनाकर खिलाई थी जब विराट होने वाला था। रागिनी को बहुत पसंद थी मैगी, और तुम्हें पता है उस लड़की ने जो अथर्व की पसंद का खाना बताया था, बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि रागिनी को भी वही सब पसंद है। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा, वरना वो यह सब खाना ही बंद कर देता। तो विशाखा बोली, पापा आपको नहीं लगता कि अथर्व भाई की हरकतें अपनी मॉम या फिर आपसे ज्यादा हमारी मॉम से मिलती हैं? राजेंद्र सोच में डूबकर बोला, हम खासकर शर्त लगाने और गुस्सा करने की आदत। फिर वह खुद से बुदबुदाया, रागिनी ने अपनी पसंद का खाना बनाना क्यों बंद कर दिया था? कहीं अथर्व की वजह से तो नहीं? फिर वह अपनी सोच से बाहर निकला और बोला, मैं चलता हूं, तुम्हारी मां कमरे में जली भुनी बैठी होगी। विशाखा हंसते हुए बोली, हां पापा, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपको कमरे से ही बाहर निकाल दे। दोनों अपने अपने कमरों की ओर चले गए। रागिनी, जो तभी से उन दोनों को छिपकर देख रही थी, जल्दी से अपने कमरे में चली गई। वहीं अन्वी खुद भी मैगी खा रही थी और अथर्व को भी खिला रही थी। कुछ देर बाद अन्वी अथर्व की बाहों में सो गई। उसका सिर सहलाते हुए अथर्व भी सो गया। कल संगीत था और परसों शादी। अगले दिन सुबह सब उठ चुके थे। अथर्व भी उठ गया था और उसने जबरदस्ती शिव और बाकी दोनों को भी उठा दिया। जब वे सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो शिव ने नरेंद्र जी से अथर्व की शिकायत करते हुए कहा, देखिए ना दादाजी, यह आज भी मुझे ऑफिस भेज रहा है, खुद पूरा दिन आराम फरमाएगा। तो अथर्व उसे घूरते हुए बोला, तुझे बस एक डील क्रैक करनी है, वो कर और घर वापस आ जा। तेरी सेक्रेटरी कम गर्लफ्रेंड सारा प्रेजेंटेशन रेडी किए बैठी है, फिर भी तेरे नखरे चालू हैं। तो शिव बोला, तो तू चल जाना, अन्वी का ध्यान हम रख लेंगे, है ना रिदम? अथर्व आंखें तरेरते हुए बोला, मैं सिर्फ 500 करोड़ से ऊपर की डील्स लेता हूं, उससे नीचे की डील्स तू संभालता है। देख चल जा, वरना आज संगीत में तुझे प्रीति के साथ डांस नहीं करने दूंगा। अथर्व ने उसे धमकाया तो शिव बोला, ठीक है, मैं जा रहा हूं कहीं का। वह कुछ और कहने ही वाला था कि तभी अथर्व का फोन बजा। वह फोन उठाकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शिव ने अन्वी से कहा, अन्वी, तुमने कभी सोचा नहीं कि जब हम सब यहां तुम्हारे सामने बैठे हैं तो उसे किसके फोन आते हैं? उसकी बात पर निर्भय हंसने लगा। तभी वीरेंद्र जी बोले, शिव बेटा, तुम इन दोनों के बीच झगड़ा करवाना चाहते हो क्या? शिव बोला, आपको पता है दादाजी, कल हल्दी के फंक्शन में इसने प्रीति को आने नहीं दिया। उसने अपनी सेक्रेटरी नयन को उसके साथ किसी इवेंट में भेज दिया, जबकि उसकी असिस्टेंट उसके साथ थी। अन्वी, तुम ध्यान देना मेरी बात पर। यह कहकर वह वहां से उठकर तैयार होने चला गया। जब अथर्व वापस आकर बैठा तो अन्वी उसे घूर रही थी। अथर्व ने पूछा, क्या हुआ? अन्वी घूरते हुए बोली, कौन थी वह चुड़ैल? अथर्व हैरान होकर बोला, कौन चुड़ैल? अन्वी बोली, वही जिससे अभी तुम्हारा फोन आया था। निर्भय हंसते हुए बोला, शिव आग लगा कर गया है, अब तू परेशान हो ले। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, शादी रोहन की हो रही है ना, तो तू खाली कैसे बैठा है? मेरे साथ जो तुम दोनों की कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर जाकर काम कर।
वरना मैं उसे कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें बैठे पिटाए 600 करोड़ का चूना लग जाएगा। अब भाग यहां से, आगे जारी रहेगा। क्या रागिनी सच में अथर्व से नफरत करती है या उसके दिल में अब भी कोई पुराना राज छिपा है? जोरावर और मानव की साजिश क्या सिर्फ अथर्व के खिलाफ है या इसके पीछे कोई और बड़ा मकसद है? अथर्व की सेक्रेटरी नयन का नाम बार बार क्यों आ रहा है? क्या वो भी किसी प्लान का हिस्सा है? क्या अन्वी अथर्व पर अपना भरोसा बनाए रख पाएगी या उनके बीच गलतफहमियां गहराती जाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, शादी के बाद किसकी दुनिया उजड़ने वाली है, अथर्व की या उसके दुश्मनों की? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस नए और रोमांच से भरे ऑडियो सीरीज रिश्तों के धागे में। अगले एपिसोड का इंतजार जरूर करिएगा, जहां आप जानेंगे अथर्व के कारनामों के बारे में। शिव बोला, आपको पता है दादाजी, कल हल्दी के फंक्शन में इसने प्रीति को आने नहीं दिया। उसने अपनी सेक्रेटरी नयन को उसके साथ किसी इवेंट में भेज दिया, जबकि उसकी असिस्टेंट उसके साथ थी। अन्वी, तुम ध्यान देना मेरी बात पर। यह कहकर वह वहां से उठकर तैयार होने चला गया। जब अथर्व वापस आकर बैठा तो अन्वी उससे घूर रही थी। अथर्व ने पूछा, क्या हुआ? अन्वी घूरते हुए बोली, कौन थी वह चुड़ैल? अथर्व हैरान होकर बोला, कौन चुड़ैल? अन्वी बोली, वही जिसे अभी तुम्हारा फोन आया था। निर्भय हंसते हुए बोला, शिव आग लगाकर गया है, अब तो परेशान हो ले। अथर्व ने उससे घूरते हुए कहा, शादी रोहन की हो रही है ना, तो तू खाली कैसे बैठा है? मेरे साथ जो तुम दोनों की कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है उस पर जाकर काम कर, वरना मैं उसे कैंसिल कर दूंगा और तुम्हें बैठे बिठाए 600 करोड़ का चूना लग जाएगा। अब भाग यहां से, अब आगे। यह सुनकर निर्भय का मुंह बन गया और उसने कहा,